नमस्कार, मैं महासिंह, सहायक आचार्य राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे यूनिट कॉस्ट के बारे में, इकाई लागत के बारे में। जो अपनों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वो टोटल कॉस्ट के बारे में की थी और बताया था, कुल लागत के बारे में बात की थी। पर कोई भी उत्पादक है या प्रोड्यूसर है, वो अपनी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण करता है वो उसकी प्रति इकाई लागत को देखते हुए करता है भी उसको एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत आ रही है। उसी के आधार पर वो अपने वस्तु का प्राइस डिसाइड करेगा। तो उसके लिए उसको पर यूनिट जो लागत है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसी के लिए अपने इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पादक के लिए केवल कुल लागत का ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे यह जानना भी जरूरी है कि प्रति इकाई लागत क्या है, ताकि वह वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर सके। जब कुल लागत, कुल प्रमुख लागत या कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थायी या पूरक लागत मालूम हो तो हम प्रति इकाई लागत मालूम करने के लिए कुल लागतों में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा का भाग देते हैं। जो भागफल आता है वही प्रति इकाई लागत है। इसे हम औसत लागत, एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। हाँ भी, अगर अपने पास किसी वस्तु की कुल लागत हो, जैसे कुल स्थिर लागत हो या कुल परिवर्तनशील लागत हो या इन टोटल कॉस्ट हो, तो अगर उसको अपने उत्पादित की वस्तुओं की इकाइयों से भाग दे देंगे तो अपने पास प्रति इकाई लागत आ जाएगी। उसको अपने एवरेज कॉस्ट या औसत लागत भी कहते हैं। तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? पहले यहाँ औसत ये स्थिर लागत होगी, फिर एक औसत परिवर्तनशील लागत जिसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और फिर इन दोनों का जोड़ हो गया कुल औसत लागत। इन्हें अलग अलग ज्ञात करने के लिए अलग अलग के कुल योग में उत्पादित मात्रा का भाग दे दिया जाता है, जिसे अपने ये एक तालिका के द्वारा से को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। इस तालिका में आप देख सकते हो उत्पादन की मात्रा, जो पहला कॉलम है नंबर है इसमें दिया है। फिर कुल लागतें दी हुई है 2, 3 और 4 में कॉलम में। कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत है, फिर इन दोनों का जोड़ होगी कुल लागत। तो आप ज्ञात देख सकते हो। फिर इन कुल लागतों में अगर अपने उत्पादन की मात्रा जो पहला नंबर कॉलम है उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को औसत लागत या प्रति इकाई लागत आ जाएगी। जैसे कुल स्थिर लागत में जो लगभग आपको पता है उत्पादन के हर स्तर पर स्थिर रहती है, 100 है, इसमें टेबल में दे रखा है 2 नंबर कॉलम में। इसको अगर अपने उत्पादन के इकाइयों से डिवाइड करेंगे तो अपने को कॉलम नंबर 5 औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। ये 2 नंबर कॉलम को 1 नंबर से डिवाइड किया, देखो आप। तो देखो आप 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ रहा है आपका ये 100 आ रहा है। फिर आप देखो, फिर 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50 आ रहा है। फिर 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33.3 आ रही है औसत स्थिर लागत। जब मतलब आप 3 इकाइयाँ उत्पादन कर रहे हो किसी भी वस्तु की, तो उसकी औसत स्थिर लागत होगी वो 33.3 होगी। इसी प्रकार से आप औसत परिवर्तनशील लागत भी ज्ञात कर सकते हो। तो औसत परिवर्तनशील लागत कैसे होगी? आप जब कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड करोगे तो आपको औसत परिवर्तनशील जो लागत है कॉलम नंबर 6 में वो प्राप्त हो जाएगी। तो आप कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से जब डिवाइड करोगे तो आपको ये औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आप इसको देख सकते हो, कॉलम नंबर 3 में 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो औसत परिवर्तनशील लागत पहली इकाई की आएगी 10। फिर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी 9। और इसी प्रकार से जब आप 24 को ये 3 से डिवाइड करोगे तो आपको औसत परिवर्तनशील जो लागत आएगी वो 8 आएगी। इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हो औसत परिवर्तनशील लागत। इसी प्रकार से औसत लागत भी आप ज्ञात कर सकते हो। औसत लागत जो कुल लागत को आप
जो कॉलम नंबर 4 है उसको कॉलम नंबर 1 से, ये कॉलम नंबर जो 4 हो गया, ये आप देख सकते हो कॉलम नंबर 4 है, और इसको कॉलम नंबर 1 से आप डिवाइड करोगे तो कॉलम नंबर आपको ये आपका 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो आप 110 है, जब कुल लागत एक इकाई उत्पादन जब आप कर रहे हो शुरू की तो औसत कुल लागत आ रही है 110, और औसत लागत क्या होगी जब आप कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करोगे। कहने का मतलब कॉलम नंबर 4 में कॉलम नंबर 1 का जब आप भाग दोगे तो आपको कॉलम नंबर 7 में औसत लागत प्राप्त हो जाएगी, ये 110 होगी। इसी प्रकार से जब उत्पादन 2 इकाइयाँ हो रहा है तो कुल लागत आ रही है आपकी ये 118, और आपकी ये औसत जो लागत हो जाएगी वो हो जाएगी 59। और इसी प्रकार से जब आप 3 इकाइयाँ उत्पादन कर रहे हो तो आपकी कुल लागत आ रही है 124, और 124 को जब आप कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको औसत लागत आ जाएगी 41.3। इस प्रकार से आप औसत लागत ज्ञात कर सकते हो। औसत लागत को ज्ञात करने का एक और भी तरीका आप है, जैसे आप कॉलम नंबर 5 और 6 को जोड़ भी दो, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 को जोड़ दोगे तो कॉलम नंबर 7 आपको मिल जाएगा। 100 प्लस 10 110, इसी प्रकार से 50 प्लस 9 59, और इसी प्रकार से 25 प्लस 7 और ये 7, तो आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप औसत लागत को ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा ये सीमांत लागत है। सीमांत लागत क्या होती है? डेल्टा सी टी सी बटा में डेल्टा एन, मतलब आप प्रति एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के कारण कुल लागत में जो परिवर्तन आएगा उसको आप सीमांत लागत बोलते हैं। तो शुरू में जैसे आप एक इकाई उत्पादन कर रहे हो, शुरू में आप एक इकाई का उत्पादन कर रहे हो तो आपकी कुल लागत आ रही है 110, सीमांत लागत यहाँ कोई नहीं है। आप जैसे ही एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करोगे, जैसे 2 पर आओगे, 1 से 2 पर कुल लागत बढ़ के होगी 118, तो आपकी सीमांत लागत होगी 8। इसी प्रकार से आप 2 से 3 इकाइयाँ उत्पादन करोगे तो कुल लागत बढ़ के होगी 124, तो आपकी सीमांत लागत होगी 6। इसी प्रकार से आप एक अतिरिक्त और करोगे, 3 से 4 पर जाओगे तो आपकी जो कुल लागत बढ़ के होगी 128, तो आपकी सीमांत लागत होगी यहाँ 4 एक अतिरिक्त इकाई की। इस प्रकार से आप सीमांत लागत को भी ज्ञात कर सकते हो। अब इनको विस्तार से थोड़ा थोड़ा बताया गया है। अभी औसत स्थिर लागत, स्थायी लागत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है, और औसत लागत क्या होती है। तो औसत स्थायी लागत क्या होती है? कुल निश्चित लागत में कुल उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। चूंकि स्थायी लागत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर भी अल्पकाल में स्थिर रहती है, अतः उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर औसत स्थायी लागत क्रमशः घटती जैसी है, जैसे ऊपर तालिका में बताया गया है। जब उत्पादन 1 इकाई था तो औसत लागत 100 रुपये थी, पर जब उत्पादन 3 इकाई है तो औसत स्थिर लागत 33.3 होगी, और जब उत्पादन की मात्रा 5 इकाई है तो औसत स्थिर लागत 20 रुपये ही रह जाती है। आरंभ में औसत स्थिर लागत तीव्र गति से घटती है, पर बाद में धीरे धीरे घटती है, जैसा कि रेखा चित्र में AF वक्र देखने से स्पष्ट होता है। ये आपका आगे ये रहा AFC कर्व है, ये वाला, ये AFC कर्व आप देख रहे हो। शुरू में ये तीव्र गति से घटती है, बाद में ये धीरे धीरे घटती है। और इसको आप इसके द्वारा औसत स्थिर लागत को ज्ञात कैसे करते हैं? कुल स्थिर लागत में कुल उत्पादन का भाग देने पर। ये आप इसके द्वारा देख सकते हो भी आपकी कुल स्थिर लागत उत्पादन के हर स्तर पर 100 फिक्स है, ये वाला कॉलम। और इसको आप उत्पादन से जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे, इस उत्पादन से इसको जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे तो आपको जो औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत है, ये वाला कॉलम प्राप्त होता जाएगा। और ये लगातार औसत स्थिर लागत गिरती जाएगी, जिसको अपनों ने डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया है। आगे आ गया औसत परिवर्तनशील लागत। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? यह लागत कुल परिवर्तनशील लागत में
उत्पादित मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों उत्पादन में वृद्धि की जाती है त्यों त्यों उद्योग में बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय में किफ़ायत मिलने से एक निश्चित बिंदु तक औसत परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे घटती है। फर्म के उत्पादन के एक बिंदु पर यह लागत न्यूनतम होती है और इस बिंदु के पश्चात यह लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत का जो वक्र होगा वो अंग्रेजी के यू शक्ल का होता है, जैसा कि रेखा चित्र में आगे स्पष्ट किया गया है। तो इसको अपने कुल परिवर्तनशील लागत में कुल उत्पादन का भाग देने पर अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। रेखा चित्र में आप देख सकते हो एवीसी जो कर्व है औसत परिवर्तनशील लागत का, एवीसी कर्व है वो औसत परिवर्तनशील लागत को बताता है। तो इसमें आप देखो ये वाला कर्व है, ये औसत परिवर्तनशील लागत को बताता है। ये देखो शुरू में ये गिरती है, बाद में न्यूनतम बिंदु आ जाता है बिल्कुल, और उसके बाद और अगर उत्पादन करोगे तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसको टेबल के द्वारा ये टेबल आपकी जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से भाग देने पर आपको जो कॉलम नंबर 6 प्राप्त होता है ये औसत परिवर्तनशील लागत को ही बताता है। तो आप कॉलम नंबर 3 में जैसे शुरू में 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपकी औसत परिवर्तनशील लागत कितनी है 10। फिर जैसे ही उत्पादन बढ़ाते हो आप 2 इकाइयाँ करते हो तो कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ के हो जाती है 18 और औसत जो होगी वो 9 होगी। इसी प्रकार से आप एक अतिरिक्त इकाई और बढ़ाते हो तो कुल जो उत्पादन हो जाएगा वो 24 और जो औसत परिवर्तनशील लागत होगी वो होगी 8। इस प्रकार से आप औसत परिवर्तनशील लागत को भी ज्ञात कर सकते हो। फिर आ गई आपकी औसत लागत या कुल औसत लागत एवरेज कॉस्ट। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। अतः कुल लागत में अगर उत्पादित इकाइयों का भाग दिया जाए तो औसत लागत निकल आती है। क्योंकि औसत लागत तथा परिवर्तनशील औसत लागत का सम्मिलित योग है। अतः ज्यों ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती है त्यों त्यों औसत निश्चित लागत तो निरंतर औसत निश्चित लागत को अपने औसत स्थिर लागत भी बोलते हैं, निरंतर घटती जाती है। पर औसत परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में धीरे धीरे घटती है और उद्योग में उत्पादन की मात्रा एक बिंदु पर पहुंचने पर औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम होती है। इस बिंदु के बाद औसत परिवर्तनशील लागत उत्पादित मात्रा में वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है। अतः दोनों प्रकार की लागतों का सम्मिलित प्रभाव कुल लागत पर यह होता है कि जब परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है तब भी कुछ सीमा तक औसत लागत में कमी आती है। यह उत्पादन का एक आदर्शतम बिंदु होता है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है। इसमें एटीसी अथवा एसी भी एक प्रकार की अंग्रेजी के अक्षर यू की शक्ल के समान होती है तथा एबीसी के ऊपर होती है। तो अपने इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कुल लागत को जब कुल उत्पादन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत लागत प्राप्त हो जाएगी, जो अपने रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में आपका जो एसी कर्व है ये वाला कर्व ये औसत लागत को बताता है या औसत कुल लागत को बताता है। ये जोड़ है एसी किससे ज्ञात होती है, एवीसी और एएफसी का योग है वो एसी है। तो शुरू में क्या होता है एएफसी तो गिरती है और एवीसी भी गिरती है और एएफसी उत्पादन लगातार गिरती रहती है पर ये कभी भी शून्य नहीं होती। और जो एवीसी है ये शुरू में गिरती है और फिर ये धीरे धीरे गिरती है, फिर न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है जैसे पी बिंदु है और फिर ये एबीसी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के कारण एसी शुरू में गिरती है पर जैसे जैसे एबीसी बढ़ना स्टार्ट होती है तो इसी के कारण एसी भी ये आर बिंदु के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जो एमसी है सीमांत लागत वक्र है वो आपको पता है सीमांत लागत कैसे ज्ञात करते हैं। एक अतिरिक्त उपाय का उत्पादन बढ़ाने के कारण जो कुल लागत में परिवर्तन आता है। तो ये वाला कर्व है जो एमसी कर्व है
ये शुरू एबीसी और एसी को उनके न्यूनतम बिंदुओं से काटता हुआ ऊपर की ओर जाता है। तो इस प्रकार से इनका आपस में संबंध अपने दर्शा दिया है। ये रेखा चित्र में इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार और पढ़ लेते हैं। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन मात्रा है, ओ वाई अक्ष पर प्रति इकाई लागतें दर्शाई गई है। इसमें वक्र एएफसी औसत स्थिर लागत वक्र है जो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम होता जा रहा है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र बिंदु P पर तक गिरता है। ये रहा जो बिंदु P तक ये गिर रहा है एबीसी कर्व, पर उसके बाद बढ़ने लगता है। जबकि औसत लागत वक्र एसी भी आर बिंदु तक गिरता है ये, और उस बिंदु के बाद ऊपर उठता है। अर्थात ओ क्यू उत्पादन पर औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम है ये, जबकि उसके बाद ऊपर उठती है। औसत लागत बिंदु आर पर ओ क्यू वन मात्रा न्यूनतम है, जबकि इसके बाद ऊपर उठती है। औसत लागत बिंदु आर पर ओ क्यू वन मात्रा न्यूनतम और उसके बाद ऊपर। सीमांत उत्पादन रेखा एमसीबी प्रारंभ में गिरती हुई रेखा है पर बाद में ऊपर की ओर उठती है, और यह औसत परिवर्तनशील रेखा एबीसी तथा औसत लागत रेखा एसी को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर क्रमशः पी और आर पर काटती है। ये तो अपने इन डायग्राम के द्वारा इनके आपस में संबंध अपनों ने देख लिए। जो औसत स्थिर लागत है वो हमेशा गिरती हुई होती है पर कभी भी ये शून्य नहीं होती। और एबीसी है जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो शुरू में तेजी से गिरती है, फिर न्यूनतम बिंदु P पर होती है और उसके बाद ये और अगर उत्पादन करोगे तो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और एसी है वो एबीसी और एएफसी का योग है, वो भी इसका भी क्या है शेप, दोनों एबीसी और एसी दोनों का शेप इंग्लिश के यू के आकार का होता है। और ये एसी भी शुरू में गिरती है फिर न्यूनतम बिंदु के बाद ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एमसी है जो मार्जिनल कॉस्ट है सीमांत लागत है, ये शुरू में गिरती है, न्यूनतम होने के बाद में ये बढ़ना स्टार्ट करती है। और ये एबीसी और एसी को उनके क्रमशः है उनके न्यूनतम बिंदुओं P और R पर काटती हुई ऊपर की ओर उठती है। धन्यवाद।